जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। यही स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे और क्या बनोगे। बेसिकली 10th क्लास पास करने के बाद काफी कम टाइम होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपकी ये कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। बात सबसे पहले हम करते हैं कि आप जब क्लास 10th पास कर लोगे, उसके बाद आपके मन में सबसे पहला जो सवाल आएगा कि हमें किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और इनकी संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम चूज करने के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो उस टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखना होता है। एक, आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज, आपका सिचुएशन। सिचुएशन को आम भाषा में आप ये समझ सकते हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि ये जो स्ट्रीम होते हैं ये आने वाले टाइम में आपकी फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और उस फ्यूचर को आपको बनाने के लिए क्या वो एफिशिएंसी है, ये आपका सिचुएशन डिसाइड करता है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रख के आपको स्ट्रीम चूज करना चाहिए। अब सवाल ये रहता है कि ये स्ट्रीम कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि इनकी संख्या 3 होती है। पहला होता है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। यानी 10th क्लास पास करने के बाद 10th क्लास पास करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुलते हैं। पहला, आर्ट्स का ऑप्शन खुलता है आपके सामने। किसका ऑप्शन खुलता है? आर्ट्स का। दूसरा ऑप्शन होता है कॉमर्स का। दूसरा ऑप्शन किसका होता है? कॉमर्स का। और तीसरा ऑप्शन होता है साइंस का। किसका होता है? साइंस का। यानी 10th क्लास के बाद आपके सामने ये तीन स्ट्रीम दिखती है। इन तीनों स्ट्रीम में से आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो बातों का ध्यान रखना होगा। आप आर्ट्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो और साइंस स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपना इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ओके। अब इस क्लास में हम ना तो साइंस की बात करेंगे, ना ही कॉमर्स की बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे आर्ट्स की। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि हमें आर्ट्स स्ट्रीम को ही क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि यदि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक लॉयर बनना चाहते हैं, सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं आप, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपके ऐसे सपने हैं तो आपको आर्ट्स चूज करना चाहिए। आर्ट्स बेसिकली इस तरह के फील्ड को बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करता है और आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है। मैंने अभी क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो, मैंने क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो तो आप क्या क्या बन सकते हो? आप एक टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप सोशल सर्विसेज जितनी हैं, यानी सर्विस सेवाएं जैसे सामाजिक सेवाएं होती है, उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप एक अच्छे
आईएएस ऑफिसर के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक अच्छे पॉलिटिशियन। यानी अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपके टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोफेसर बनने की संभावना बढ़ जाती है, सोशल सर्विसेज जो हैं वो करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आईएएस ऑफिसर के अंदर अधिकतर आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जीएस का जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो आर्ट्स आपको हेल्पफुल करवाता है। देन उसके बाद एक अच्छे पॉलिटिशियन की भी पहचान एक आर्ट से ही देखने को मिलती है। इस तरह से अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको इस तरह के फील्ड में आपको एक अच्छा अवसर मिल जाता है काम करने का। इस तरह अगर कहा जाए तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट ऑफ आर्ट्स। यानी अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस स्ट्रीम को हमें ऑप्ट करना चाहिए और क्यों ऑप्ट करना चाहिए। इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना है। 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने अपना मन बना लिया होगा कि किस स्ट्रीम को लेना है और किस स्ट्रीम को नहीं लेना है। यदि आपने आर्ट्स लेने का मन बना लिया है तो इस साल आप आर्ट्स में 11th क्लास को पढ़ोगे। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, आपका जो परिचय होगा वो 11th क्लास से होगा। अब सवाल निशान जो आपके मन में आ रहा होगा कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। 11th क्लास में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स की संख्या है, पढ़ने की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। इसके अलावा स्कूल आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? एडिशनल होते हैं। तो इस तरह आपको 11th क्लास में क्या पढ़ना है तो जरा देखते हैं। 11th क्लास में जब आपकी एंट्री होगी, चाहे 11th क्लास चाहे वो आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो या साइंस की, सब में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे अगर देखा जाता है तो 11th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। 4 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कंपलसरी। यानी 4 सब्जेक्ट लेना ही लेना है आपको। ओके, 4 सब्जेक्ट क्या होंगे? कंपलसरी आपके होंगे। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ऑप्शनल होगा। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ऑप्शनल। एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। इस तरह अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे मिनिमम। सब्जेक्ट्स की आपकी संख्या मिनिमम कितनी होगी 11th क्लास में? 5 होगी। ओके, ये मिनिमम है। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट एडिशनल के तौर पे। अब ये स्कूल वाले आपको क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्या उनका मकसद होता है इसको प्रोवाइड कराने का? ज़्यादातर स्कूल वाले अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट एडिशनल भी देते हैं। क्या देते हैं? एडिशनल भी देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? उनके इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है? ऐसा मकसद इसलिए होता है क्योंकि 11th क्लास में आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, वो एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप मार्क्स लेकर अप टू द मार्क नहीं लेकर आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको पास माना जाएगा।
क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट पास करने हैं? 5 सब्जेक्ट पास करना है। इसलिए ज़्यादातर स्कूल अपनी जो मार्किंग स्कीम होती है, या फिर कह सकते हो कि स्कूल की जो रेपुटेशन होती है, उसको बचाने के लिए ज़्यादातर स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस एडिशनल सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। ओके, तो इस तरह अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा कितने आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा? 6 सब्जेक्ट आपके क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट, ये क्या है? मैक्सिमम आपके। तो अभी मैंने क्या समझाया आपको? अभी मैंने आपको समझाया कि 11th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है। इस तरह आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मिनिमम कहलाते हैं, यानी इतने सब्जेक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है? एडिशनल होता है। इस तरह आपके पास मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको वो कॉमन सब्जेक्ट बताऊंगा जो बच्चे ज्यादातर लेते हैं और स्कूल वाले खास तौर पे प्रोवाइड कराना पसंद करते हैं। इसमें अगर बात की जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश में से, किसमें? हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में से आप क्या कर सकते हो? कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। कई स्कूल वाले क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, पर ऐसा हर स्कूल के साथ नहीं होता। किसी स्कूल में आपको सिर्फ हिंदी मिलेगी तो इंग्लिश नहीं मिलेगी, अगर इंग्लिश मिलेगी आपको तो हिंदी नहीं मिलेगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक लैंग्वेज का होना इन कंपलसरी सब्जेक्ट में होना एक जरूरी है। इसके साथ साथ जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करना पसंद करते हैं आर्ट सब्जेक्ट के अंदर, तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ वो पोल साइंस लेना पसंद करते हैं। पॉलिटिकल साइंस लेना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ज्योग्राफी लेना भी पसंद करते हैं। क्या लेना पसंद करते हैं? ज्योग्राफी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के साथ साथ वो हिस्ट्री के साथ साथ पोल के साथ साथ कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को भी आजकल ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। किसको दिया जाने लगा है? फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। ओके, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल सोशियोलॉजी की भी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। किसकी डिमांड हो चुकी है? सोशियोलॉजी। इसके अलावा कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके, जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी। इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सबसे बेटर होता है आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए। ओके, इसे नोट करें आप। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की, यानी उन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में यदि आपने हिस्ट्री लिया है, क्या लिया है? हिस्ट्री अगर आपने ली है तो इसके साथ आपको पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ली है
तो इसके साथ साथ जो बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है वो पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। और अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तीन आपके कंपलसरी आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। हिस्ट्री पोल साइंस के साथ किसको ऑप्ट करना चाहिए? इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना चाहिए। इसके साथ अगर बात की जाए, अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो पोल साइंस ऑब्वियसली सी बात है कि उसके साथ होगा, पोल साइंस होगा। ओके। पोल साइंस के साथ यदि आप एक अच्छे भूगोलवेता बनना चाहते हैं, ज्योग्राफर्स बनना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ क्या लेना चाहिए? ज्योग्राफी लेना चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशन है दूसरा जो सबसे बेस्ट माना गया है। देन उसके बाद हिस्ट्री के साथ आप पोल साइंस को तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्ट कर रहे हो। इसके साथ आप अगर आप सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं, एनजीओ वगैरह चलाना चाहते हैं, समाज सेवा करने का आपका ज़्यादा मन है, तो आप ऐसी सिचुएशन में सोशोलॉजी को भी ऑप्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इससे समाज को समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। इस तरह से आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री के साथ क्या है? पोल साइंस, और पोल साइंस और सोशोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री और पोल साइंस का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए आर्ट्स के अंदर। देन उसके बाद आप कोई से भी तीन सब्जेक्ट जो है उनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप ऑप्ट कर सकते हो। यानी हिस्ट्री और पोल के साथ आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ज्योग्राफी आप ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ सोशियोलॉजी आप तो ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो चौथा आपका होगा, ध्यान रखिएगा, वो लैंग्वेज तो होगा ही आपका, ऑब्वियसली सी बात है। आप इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोनों अगर रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे। इसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें तो कहा जाता है कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो। फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो जिन बच्चों का हेल्थ करियर पीटी वगैरह, या फिर कह सकते हो कि स्कूल में उन्हें एक टीचर बनना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं? इस एडिशनल सब्जेक्ट को वो अपने साथ रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को। ओके। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कह सकते हो कि जो चित्रकारी जो होती है, पेंटिंग्स होती है, उनमें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि एडिशनल में अपने साथ क्या रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। यानी वो बच्चे जो पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, ध्यान रखेगा, वो क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री पोल साइंस तो ले ही रहे हैं, ठीक है, इसके साथ वो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, सोशोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर लेंगे, लैंग्वेज एक कोई एक ऑप्ट कर लेंगे। एडिशन की बात आएगी तो या तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। ओके। तो इस तरह से ये चीज रही। अगर आप जाते हैं कि आपको थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि उसका टच ना छूटे आपका आर्ट्स के अंदर, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? होम साइंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। किसको ऑप्ट कर सकते हैं? होम साइंस को। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो आपके ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्ट करना चाहिए आर्ट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे तरह से समझ में आ गई कि जब आप 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उस टाइम पर हमें किस किस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है और किस सिचुएशन में
करना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आया दोबारा आपको समझा देता हूँ क्लियरली कि आप हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ, क्योंकि आर्ट्स की जो वैल्यू है वो हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ही स्टार्ट होती है, तो हिस्ट्री और पोल साइंस तो आप जरूर रखें। इसके साथ आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या सोशोलॉजी तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपका रहेगा इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ऑप्ट कर लिए, दोनों रख लें। एडिशनल की बात करें तो एडिशनल में आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, या होम साइंस ले सकते हैं, और क्यों लेंगे वो अभी आपको बताया है, तो इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली इसकी जो जानकारी होती है वो सिलेबस से मिलती है, तो जरा हम सिलेबस को जान लेते हैं। बेसिकली 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क की बात करता है, और सेकंड जो सेक्शन है वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस साल आपको पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। पहली बुक्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे को आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, और दोनों ही बुक्स के अंदर 10-10 आपके चैप्टर हैं। ओके, अब जरा हम लोग ये समझ लेते हैं कि उन चैप्टरों की वेटेज क्या है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें आने वाले टाइम में किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पे थोड़ा सा हमें कम फोकस करना है। मतलब कह सकते हो कि स्टडी एक प्लानिंग के थ्रू हमें करनी है। ओके, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि 11th क्लास की जो आपकी पोल साइंस है, क्या है 11th क्लास की जो आपकी पोल साइंस है उसको दो पोल साइंस उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यानी फर्स्ट जो आपका सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है वो किसकी बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क की बात करता है। ओके, फर्स्ट बुक आपकी किसकी बात करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क की बात करता है। और जो सेकंड आपका सेक्शन है, यानी सेकंड जो आपकी बुक है वो किसकी बात करती है? पॉलिटिकल थ्योरी की बात करती है। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करती है। ओके, इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये दोनों 80 नंबर कैरी करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने नंबर कैरी करते हैं? यानी एक बुक आपकी कितने नंबर की होगी? 40 मार्क्स की, और दूसरी भी कितने की हो गई? 40 मार्क्स की। अब जैसा मैंने कहा था कि इनमें देखते हैं कि चैप्टर, आपको मालूम है कि दोनों ही बुक्स के अंदर 10-10 चैप्टर हैं, तो इसमें देखते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो फर्स्ट, 9th और 10th चैप्टर है वो 10 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स कैरी करता है? 10 मार्क्स, यानी इसकी वेटेज कितने की है? 10 मार्क्स की। इसका जो इकलौता एक चैप्टर है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, वो क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? 6 नंबर की वेटेज रखता है। ऐसे ही अगर थर्ड और फोर्थ चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ की बात की जाए, तो ये 8 नंबर कैरी करते हैं, 8 नंबर की वेटेज रखते हैं। मतलब एक एक चैप्टर 4-4 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात करें, 5 और 6 की बात करें, ये भी 8 नंबर कैरी करते हैं। इस तरह ये भी चैप्टर आपके 4-4 मार्क्स के हो गए। दूसरी तरफ अगर देखें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों भी 8 कैरी करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनकी एवरेज क्या निकल के आ जाएगा? 40 मार्क्स आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी में भी 10 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड 8 नंबर कैरी करते हैं। वहीं चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर 4 भी 8 नंबर कैरी करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 5th और 6th भी क्या करते हैं? 8 नंबर कैरी करते हैं। चैप्टर नंबर 7th और 8th भी क्या करते हैं? 8 नंबर कैरी करते हैं। ओके,
चैप्टर नंबर आपका 9 और 10 भी 8 नंबर कैरी करते हैं, यानी कह सकते हो कि सभी चैप्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4-4 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 4-4 मार्क्स की है, यानी हर चैप्टर की वैल्यू जो है वो इक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको दिख रहा होगा वो चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो इस तरह आपको समझ में आया है कि किस बुक की वैल्यू ज्यादा है और किस बुक की वैल्यू कम है। लेकिन अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, दोनों बुक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल है। यहाँ पर चैप्टर की जो वैल्यू है, वेटेज है, वो ऊपर नीचे है, जो कि क्लियरली आपको अब समझ में आया होगा। ओके, तो इसे नोट करना है, कर लीजिए आप लोग। देन उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। अब आपको पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अभी आपने सिलेबस की बात की और आपको अच्छी तरह समझ में आया कि किस चैप्टर की वैल्यू कितनी है और कितनी नहीं है। अब जरा हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बात कर लेते हैं। उससे बात करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो चीज आप पढ़ते हो उसका मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने आपके घर पर आकर, जनी तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पर कोई ना कोई आपके जो घर के मेहमान होते हैं वो आते हैं और जनी तौर पे आपसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे आप कहते हो कि जी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो आपको कह सकते हो, आपसे एक तरह से पूछ लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहोगे कि जी टीचर ने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर आकर आप एक तरह के मैच्योर दिखने लगते हो और आपको होना भी चाहिए। तो इस तरह हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की जो क्रिएशन है वो किससे, पॉलिटिक्स से। तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स का मतलब समझते हैं। किसका मतलब समझते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब समझते हैं। ओके, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिक्स को जनरली तौर पे ज्यादातर बच्चे डिफाइन किससे करते होंगे, डिफाइन किससे करते होंगे, पॉलिटिक्स का मतलब होता है भैया रूल करना। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, रूल करना। लेकिन रूल किसके तहत करोगे आप, रूल किसके अकॉर्डिंग करोगे, कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। तो रूल करने के लिए ये अपने साथ क्या रखता है, रेगुलेशन रखता है। क्या रखता है, रेगुलेशन। ओके, अब ये क्या होता है भैया, रेगुलेशन क्या होता है। रूल का तो मतलब समझ में आ गया, शासन, यानी किसी पे रूल करना। ओके, लेकिन यहाँ रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सी बात है। अगर आपके, मैं घर की बात करूं, तो आपके घर के अंदर क्या होता है, आपके फादर ने आपके लिए कुछ रूल बना रखे होंगे। क्या बना रखे हैं, रूल, कि आपको सभी मेंबर को 6 बजे उठ जाना चाहिए। अगर 6 बजे जो उठेंगे नहीं उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये बेसिकली है क्या, आपके फादर रूल करना चाहते हैं घर के ऊपर, और उन्होंने क्या रखा, उसको रूल करने के लिए ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली सबको मतलब जगाएंगे या वगैरह समथिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक रूल बना दिया कि भैया 6 बजे सबको उठना है, तो उठना है। अगर जो उठेगा नहीं उसे पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली तौर पे वो आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या होता है, रूल करना होता है। लेकिन किसके तहत, रेगुलेशन के तहत होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रूल से घर चलता हो, उस घर में एक तरह से कह सकते हो रूल का समूह रहता हुआ, ग्रुप ऑफ रूल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रूल। क्या मैं कह सकता हूँ, तो जी बिल्कुल कह सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी के ऊपर आप कह सकते हो कि अपना ऑर्डर चलाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ रूल होना चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है, पॉलिटिक्स कहा जाता है। ओके, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है रूल करना, और रूल किसके तहत किया जाता है, रेगुलेशन के तहत किया जाता है। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रूल। यहाँ तक तो चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं, अगर आपको, क्या आप पॉलिटिक्स को देखते हो, पॉलिटिक्स किसी व्यक्ति का नाम है, मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा। क्या कभी आपने सुना है आपको किसी ने पीछे से आवाज दी हो, पॉलिटिक्स कम हेयर, क्या ऐसा कभी किसी ने कुछ किया है।
आपको हंसी आ रही होगी कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, कभी हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं और ना कभी सोचा हमने ऐसा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों में, इनमें एक व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ, महात्मा गांधी। उनका कहना है कि हम पॉलिटिक्स से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम पॉलिटिक्स करना चाहें या ना करना चाहें लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। यानी हम लोग हर तरफ हर समय क्या कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे भैया कहाँ, कहाँ कैसे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान रखिएगा, कि आपकी तो आइडेंटिटी है लेकिन पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ 100 बंदों के बीच में, 100 व्यक्तियों के बीच में, ओके, अगर मैं अमिताभ बच्चन को मिला देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जाइए आप अमिताभ बच्चन को ढूंढ कर लेकर आइए, तो ऑब्वियसली सी बात है आप आसानी से अमिताभ बच्चन को ढूंढ कर लेकर आ जाओगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन की आइडेंटिटी मालूम है, वो कैसा दिखता है और कैसा नहीं दिखता। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ पॉलिटिक्स की, मैंने क्या करा, 100 लोगों के बीच में पॉलिटिक्स को रख दिया। मैंने कहा जाइए पॉलिटिक्स को ढूंढ कर लेकर आइए। तो क्या आप पॉलिटिक्स को ढूंढ कर लेकर आ जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल है उस व्यक्ति की तो आइडेंटिटी ही नहीं है, ना ही वो व्यक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस पॉलिटिक्स क्या है आपकी, यहाँ पर एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। पॉलिटिक्स क्या है आपकी, प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी, ये अपना रूप हमेशा बदलती रहती है। लेकिन हम यहाँ पहचाने कैसे, सवाल अभी भी वही है कि भैया हम इसको कैसे पहचाने। तो इसको पहचानने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, जब आपको कहीं पे भी ये दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाएगा कि वहां पर पॉलिटिक्स होगी। अब ये का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पे मतलब है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या चीज, स्ट्रगल। ये चीज आपको अगर कहीं दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, स्ट्रगल अगर आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वहां पॉलिटिक्स हो रही होगी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं जानता हूँ कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्ट्रगल का मतलब तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल का मतलब तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्ट्रगल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, क्या हम उसे पॉलिटिक्स कहेंगे? क्या ये कहना सही भी होगा? तो जी नहीं। यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं या फिर आप सोचने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों ही चीजें गलत हैं। यहाँ पर मैं कह तो रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, और ये कब दिखता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके पीछे मैंने आपको बताया कि जहां स्ट्रगल होगा वहां पॉलिटिक्स आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉलिटिक्स जरूर देखने को मिलेगा। यानी जहां स्ट्रगल है वहां पॉलिटिक्स, और जहां पॉलिटिक्स है वहां स्ट्रगल है, दोनों एक दूसरे के कह सकते हो थैले के चट्टे बट्टे हैं। ओके, तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यहाँ स्ट्रगल का मतलब क्या हुआ। तो याद रखेगा, यहाँ स्ट्रगल का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब अच्छी तरह आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि भैया कहना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। ओके, मैंने अभी क्या कहा कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी विचारों के मतभेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन किस में होता है, पॉइंट ऑफ व्यू में होता है। यानी मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और उस बात से आप सहमत नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं मैं भी उस बात से सहमत नहीं हूं। हम दोनों ही एक दूसरे को बेहतर साबित करना चाहते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे बीच एक स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एक तनाव देखने को मिलेगा।
ओके। इस वजह से क्या होगा, हमारे बीच एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ जाएगी और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रगल कहेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी करूंगा, आप भी अपने बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी करोगे। उन्हीं दोनों एक्टिविटी से जो स्ट्रगल आपको पैदा हुआ, उसी को हम लोग जनरली तौर पे क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अच्छी तरह आपको समझ में आया कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, जहां स्ट्रगल होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज मैं समझाना चाहता था वो अच्छी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दो चीजें मैंने आपको समझाई। एक चीज समझाया कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है रूल करना। लेकिन सवाल उठता है कि रूल कैसे आप करोगे। रूल करने के लिए आपके पास रेगुलेशन होना ही चाहिए, यानी ग्रुप ऑफ रूल, यानी नियमों का एक समूह आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके पास अगर है तो इसका मतलब आप वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हो। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भैया हम पॉलिटिक्स को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर टाइम हर जगह मौजूद होता है, लेकिन वो अपना चेहरा बदलता रहता है। बेसिकली इसका कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस, यानी पॉलिटिक्स जो है एक चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी आपकी, आज है, कल भी है और परसों भी रहेगी। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिए कि इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान होगी स्ट्रगल से। और स्ट्रगल का यहाँ मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्लियरली आपको समझ में आ गया, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है हमारे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हैं, बेसिकली इस चैप्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आपको किससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और क्यों बना, इसकी हमें जरूरत क्यों है। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। किसका मतलब पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नीड की, यानी हमें इसकी जरूरत क्यों है, ये हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये आया कैसे, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया कैसे। तो बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी असेंबली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे। ओके, किसकी बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारी जो बात होगी इस चैप्टर के अंदर, बात करेंगे प्रीएम्बल की। ये प्रीएम्बल होता क्या है अभी आप समझोगे। देन हम लास्ट बात करेंगे सोर्स की। ओके, हम अपने खबरी की बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारा फोकस आज रहने वाला है वो रहने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उसकी नीड क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या वर्क करती है, इसकी जरूरत क्या है हमें। फिर हम प्रीएम्बल की और उसके सोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जरा इसी को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है। ओके, बताइए जरा। कुछ बच्चों को मालूम होगा और कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। बेसिकली कुछ बच्चे कहेंगे इट्स अ रूल रेगुलेशन बुक, ये एक तरह की ये किताब है जिसमें कुछ नियम का और कायदे कानून होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रूल और रेगुलेशन की बुक। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट करना। क्या करना, कॉन्स्टिट्यूट करना। ट्यूट करना, ओके। क्या करना, कॉन्स्टिट्यूट करना। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब हो गया एक तरह से चलाना, ओके। क्या करना, चलाना, ओके। अब ये चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूट को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चलाना, रूल करना या आगे बढ़ाना, ओके। अब सिचुएशन ये आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूट हम कैसे करें, किसी को कह सकते हो ऑर्डर कैसे दे, किसी को अपने हिसाब से चलाए कैसे। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रूल भी होना चाहिए और आपके पास रेगुलेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास रूल भी होना चाहिए और रेगुलेशन भी होना चाहिए, ओके। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रूल जो होता है वो बाय फोर्स नहीं होता, यानी इसमें फोर्स नहीं होता। आपका मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, ओके। लेकिन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, मानना ही पड़ेगा, यानी ये कंपलसरी है, ओके। क्या है ये, कंपलसरी है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो कह सकते हो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही किस में पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है, ओके। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट करना, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रूल और रेगुलेशन, ओके। और रूल रेगुलेशन की बुक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में जो एक सवाल आ रहा होगा, ओके, वो सवाल क्या है कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, इसकी हमें जरूरत ही क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री, हमें अपने देश के अंदर इस चीज की जरूरत ही क्या है। तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा, ओके, या बताना चाहूंगा। चलिए उस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं यहाँ पर दो स्टेट ले रहा हूँ, कितने स्टेट ले रहा हूँ, दो स्टेट ले रहा हूँ। एक स्टेट दिल्ली है, इंडिया कैपिटल है, ओके, जानते हैं आप। और दूसरा स्टेट ले रहा हूँ मैं, क्या, झारखंड। क्या ले रहा हूँ मैं, झारखंड, जानते हैं आप, ये भी इंडिया के अंदर है, ओके। यहाँ पे भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप कुछ पढ़ने वाले नहीं है, आप समझने वाले हैं यहाँ पर, ओके। समझ में आया आपको, अभी कुछ समझाया नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा, आप समझाएंगे आपको। तो देखिए, दिल्ली में मान लीजिए कि सब सब तरह की फैसिलिटीज है, क्या है, सभी तरह की फैसिलिटीज हैं। मतलब आपको जो चीज चाहिए वो दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं झारखंड की बात करूं तो आपको ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना ही कुछ और है। मतलब एक तरह से लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, वो झारखंड के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस स्टेट में रहना पसंद करोगे, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं ऐसी सिचुएशन में आप किस स्टेट में रहना चाहोगे, तो आप जनित और मुझे क्या कहोगे, 10 में से 8 बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 10 में से 8 बच्चे क्या कहेंगे, भैया हम दिल्ली के अंदर रहना चाहेंगे। किसके अंदर रहना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर। अब सवाल उठता है क्यों रहना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज हैं, ओके। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। सेम कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है, वो इस चीज से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ध्यान रखिएगा, वो एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो फैसिलिटीज हमें चाहिए, जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए, उसे वो प्रोवाइड कराता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में नहीं होगा, जहां नहीं होगा, वहां आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां पर हालात कैसे होंगे, झारखंड वाले, ओके।
यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू इस बात से आपको पता लग जाती होगी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने क्या समझा कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है एग्जाम्पल के तहत। चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अब मैं कहूँ भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्या है। ओके, हमें जरूरत क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो अपने देश से ही। क्या अपने देश को आप अच्छी तरह जानते हो। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल भैया, इतने बड़े देश को आप जान जाते हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए, लेकिन फिर भी आपको मालूम इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यानी इसमें विविधताएं जो हैं वो काफी ज्यादा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे प्रजाति वगैरह, एनिमल प्लांट वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन में बात की जाए, क्या सबकी इच्छाओं को सबको साथ लेकर चलना पॉसिबल है। क्या आप सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। तो आपका आंसर होगा जी नहीं। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इन सब की जो बेसिक नीड्स है उनको प्रोवाइड कराने का काम करता है। कोशिश करता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, यानी सबको एक साथ लेकर चलना होता है। इसलिए याद रखिएगा, इसकी पहली जरूरत ये बन जाती है। और इस बात से अच्छी तरह समझ सकते हो कि आज अगर इंडिया अगर है तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, रोल है, वो किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, अब दूसरी चीज जो है ध्यान रखिएगा, ये पावर शेयरिंग करता है। क्या करता है, पावर शेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है पावर शेयरिंग का मतलब, तो इसको जनरली तौर पे आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तहत। मैं आपसे कहूँ कि इस बोर्ड को पेंट करना है ब्लैक से। ओके, आप तैयार हो जाओगे कि भैया हमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना है। अभी किस पे पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो ब्लैक मुझे बोर्ड पे पढ़ाना है, तो मैंने क्या करा, ब्लैक करने के लिए कह दिया। मैंने दो बच्चे लिए। क्या लिए, दो बच्चे लिए। उन दोनों बच्चों से कहा कि ऐसा करो, आप दोनों मिलकर इस व्हाइट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर दो। और कुछ काम के लिए मैं उस क्लास से बाहर चला गया। होता क्या है, एक बच्चा बहुत समझदार था, मोबाइल अपना लेता है और गेम खेलना स्टार्ट करता है। एक दूसरा बच्चा जो है वो ईमानदारी से उसको पेंट कर रहा होता है। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, उसने थोड़ा सा ही पेंट किया था, जो बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, और दूसरी तरफ जो बच्चा ईमानदारी से कर रहा है उसने आधे से ज्यादा बोर्ड को ब्लैक से पेंट कर दिया है। अब जैसे ही पता चलता है कि भैया आ रहे, वो अचानक से क्या करता है, उसको धक्का देकर उसकी जगह पर खड़ा होकर पेंट करने का एक तरह से नाटक करने लगता है। और दूसरा जो बच्चा शरीफ है, वो दूसरे साइड में जहाँ कम पेंट हुआ है एरिया में, वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पे भी ईमानदारी से पेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, और वो मेरे बोलने से पहले ही बोलता है, भैया देखिए मैंने कितना पेंट किया है, अच्छा काम कर रहा हूँ ना। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो कहता है, जी भैया ये मैंने काम किया है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक बात हो जाती है, ध्यान रखिएगा, विवाद हो जाता है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि किसने काम किया और किसने नहीं किया है। यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। अब मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, पावर को शेयर कर दो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि उस बोर्ड को हाफ एक लाइन इस तरह से कर दिया। इधर वो बच्चा काम करेगा, दूसरी तरफ वो बच्चा काम करेगा। इस तरह से मुझे क्लेरिफाई मिल जाएगा कि किस बच्चे ने कितना काम किया और किस बच्चे ने कितना काम नहीं किया है। तो यहाँ पर आप पावर शेयरिंग का मतलब अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे।
कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना यहाँ पर इसका मतलब होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड वर्क अगर बड़ा देखा जाए तो वो क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसकी वजह से किसी और के बीच लड़ाई नहीं होती। आपको मालूम है कि आपके देश को चलाने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है वो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है तो आपकी आबाद भी कर सकती है। ये दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप सरवाइव करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक और रोल देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, पाबंदी, वो लगा देता है। क्या लगा देता है? लिमिटेशन लगा देता है। किसके? गवर्नमेंट की पावर पे, कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को, आम जनता को नुकसान उठाना पड़े। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर आज आप अपने देश में रह रहे हैं तो एक पहचान की वजह से रह रहे होंगे। आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? मैं इंडियन हूँ। ओके, आप ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? ये आइडेंटिटी आपको दी किसने? यहाँ पे भी एक रोल आता है कि ये जो आइडेंटिटी आपको मिली है, कौन सी? ये जो आइडेंटिटी आपको मिली है वो किसकी वजह से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक आइडेंटिटी देता है। इस तरह से कुछ आपने जो पॉइंट्स थे, उसके रोल थे, उसके थ्रू आपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की। यानी सिंपल सी आपको भाषा में समझाऊं तो इस चैप्टर में आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन सब का आंसर क्या होगा? एक होगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो आप तो वो समझा ही देंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके वर्क क्या है, उसकी नीड क्या है। ओके, इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसकी रोल, भूमिका क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ये आंसर आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये चीजें भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसे आप नोट करें। अब हम बात करते हैं आगे की, अगले टॉपिक की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके भाग्य का फैसला हो रहा हो, आपके फॉर्चुनेट का क्या हो रहा हो, डिसीजन हो रहा हो, और उसमें आपकी मर्जी ना पूछी जाए, ओके, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे कि बहुत बुरा लगेगा भैया। सेम ऐसी सिचुएशन अगर देश के साथ रहे तो, क्योंकि देश में जो नियम कायदे कानून बनते हैं वो अगर सभी से पूछ कर बनते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, अगर किसी से पूछ कर नहीं बनता तो वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर ये चीज मुझे बताने की जरूरत क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका अगर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो, क्या बनाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो, तो आप किसको दोगे? कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लोग बनाते हैं। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी बनाती है, तो क्या आप आर्मी वाले कॉन्स्टिट्यूशन लेना पसंद करोगे? क्योंकि आर्मी वाले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेते हो तो उसमें रूल रेगुलेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको काफी ज्यादा दिखाई देंगे। क्या आप इसे फॉलो कर पाओगे? तो आपका कहना होगा जी नहीं भैया, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं कहता हूँ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग ने बनाया, किसने बनाया? किसी राजा ने बनाया, तो क्या आप उसके द्वारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश का निर्माण, अपने भाग्य का फॉर्चुनेट तैयार करवाना चाहोगे? तो आप कहोगे जी नहीं भैया। अगर किंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो उस वो अपने आप को सुप्रीम रखेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे रखेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही नाइंसाफी होगी। इस तरह से आप भी क्या कहोगे? किंग से भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। क्या आप अमीर लोगों से, रिच जो है, उनसे आप बनाना चाहोगे? यानी जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, अमीर
टाटा मित्तल अंबानी जैसे लोग, इनसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहोगे तो आप कहोगे जी नहीं भैया, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो इसमें अपना ही ये प्रॉफिट देखेंगे, सबका प्रॉफिट नहीं देखेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप इसे मना कर दोगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आप अपनी देश की जनता से पूछकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पसंद करेंगे, तो आप कहोगे जी भैया बिल्कुल हम लोग ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब सभी से पूछा जाएगा तो सभी अपनी अपने फायदे के हिसाब से बताएंगे और जो यूनिवर्सल कॉमन रूल होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाएगा। अब आप कहोगे भैया जी हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत के अंदर सभी लोगों से पूछना आसान था? लगता है आपको? जी नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सॉरी, आपका जो भारत है एक बहुत बड़ा देश है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे डिसीजन लेना, सभी से पूछना काफी मुश्किल है। इसलिए इनडायरेक्टली तौर पे सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके, सभी लोग अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके, इसलिए क्या होता है, एक असेंबली बुलाई जाती है। क्या बनाई जाती है? असेंबली। इसमें हर तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई। और इस असेंबली में टोटल 389 सीट थे, जिसमें से 292 जो थे वो कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे। ओके। और जो आपके 93 थे वो आए थे प्रिंसल स्टेट से, यानी किंगशिप स्टेट जिसे हम लोग कह सकते हैं, इससे आए थे। देन उसके बाद 4 जो थे वो गवर्नर स्टेट से आए हुए थे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके बीच में हुआ होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरे भारत से सिर्फ 389 को चूज किया गया था। जी हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति की वैल्यू कहा जाता है 10 लाख के थी। ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग में है, ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेट है। यानी एक व्यक्ति कितने को बिलोंग कर रहा था? 10 लाख से बिलोंग कर रहा था। अब कहा जाता है, बेसिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको मालूम है कि 1947 से पहले का जो इंडिया था वो इंडिया ना होकर ब्रिटिश इंडिया था। क्या था? ब्रिटिश इंडिया। ओके। जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। एक वो पार्ट जिसपे जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्ट रूल कर रहे थे, उसे ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया। ओके। जिसपे इनडायरेक्टली तौर पे वो कर रहे थे, जहां एक किंग रूल कर रहा था, उसे उन्होंने प्रिंसल स्टेट कहा। दूसरी तरफ बात की जाए, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे स्टेट थे जो कि ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको गवर्नर स्टेट कहा जाता था। ओके। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इन्हीं स्टेट से क्या थे, 389 मेंबर आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करा था, निर्माण किया था। इस तरह से अगर देखा जाता है तो हमें हमें 26 नवंबर को 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ वो कब हुआ? 26 जैन 1950 को। यानी एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये जो बच्चा है दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन नाम का, ये 26 नवंबर को आ चुका था। लेकिन नर्स ने अनाउंसमेंट कब किया? 26 जैन 1950 को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों? क्या सबसे बड़ी वजह रही कि हमने 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डिक्लेयर नहीं किया कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है? ओके, इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब बात करते हैं जो कि क्वेश्चन हमने आगे बढ़ाया था कि आखिर 26 जैन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट क्यों हुआ था। ये क्वेश्चन है आपका जो आप मुझसे पूछ रहे हो।
कि भैया आखिर क्यों 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, दुनिया के सामने लाया गया। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि 26 जैन 1950 को, तो कहा जाता है कि ये जो दिन था 26 जैन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ये 26 जैन है ये एक हिस्टोरिकल डे था। क्या था ये? हिस्टोरिकल डे। इसे एक पवित्र दिन के तौर पे देखा जाता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कांग्रेस का जो चेयरपर्सन है यानी लीडर, ओके, किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, यानी आपके चच्चा को। ओके, इसके साथ साथ अगर देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो इसी दिन हमने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट एक तरह से किया था। ओके, क्या किया था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपना संविधान लॉन्च क्यों किया था, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन है वो आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर ले, कर लिया आपने? चलिए, अब जरा हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। किसकी बात करते हैं? प्रीएम्बल की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रीएम्बल की। ये प्रीएम्बल होता क्या है? ओके, तो बेसिकली जो प्रीएम्बल है, ये जो प्रीएम्बल आपको दिख रहा है, इसे ड्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रीम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं? आपके भी अपने सपने होंगे कि मेरे पास ऐसा घर हो, ऐसी नौकरी हो, इस तरह का फ्यूचर हो। ओके, आने वाला टाइम ऐसा होना चाहिए। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रही थी, ओके, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबकी बातों को एनालाइज किया गया, सबके सपने को एक तरह से देखा गया, वो चाहते हैं कि भारत कैसा हो, उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आया गया। उस डॉक्यूमेंट को ही हमने क्या नाम दिया है? प्रीएम्बल नाम दिया है। ओके, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओके, प्रीएम्बल में दिखता है, और प्रीएम्बल में जो बातें हैं, प्रीएम्बल में जो चीजें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आईना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक मोटी सी किताब को अगर आपने पढ़ा या फिर प्रीएम्बल को पढ़ा, दोनों बात एक ही है। आपको जानना ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीएम्बल क्या है? एक तरह का आईना है। ओके, इसके साथ साथ मैं इसे एक समरी भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? समरी। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, जो ये बताती है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है। ओके, समझ में आ गया आपको? अब जब हमें आजादी मिली, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है सोर्स। क्या है? सोर्स। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ सोर्स का यूज क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हमें आजादी मिली तो हम अपने भाग्य फैसला खुद करना चाहते थे। हम अपना फॉर्चुनेट का डिसीजन क्या करना चाहते थे? खुद करना चाहते थे। और हमारे पास वक्त और हालात भी नहीं थे कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहें, चेंज करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हमने क्या करा कि इतिहास यानी अतीत में गए, पास्ट में गए, और जिन देशों ने जो जो चीजें की थी, हमने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन देशों से क्या करा? रूल रेगुलेशन ऑप्ट कर लिए। इस तरह से हमने क्या करा? एक तरह से दूसरे देशों से बहुत सारे जो प्रोविजन जिसे हम लोग कहते हैं, रूल और रेगुलेशन कहते हैं, वो हमने ऑप्ट किए। जहां से ऑप्ट किए उस जगह को, उस
के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया, सोर्स कहा गया। हमने कई देशों से कुछ चीजें ली हैं, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। ये टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में जो आपको बुक देखने को मिली कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया की सबसे बड़ी और लिखित किताब कही जाती है। ओके, तो इस तरह से सोर्स की वजह से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। और इसका एक एग्जांपल भी आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति एक डाली में बैठा हो, उसी डाली को काट रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, सबसे बड़ा मूर्ख कहोगे। ऐसे ही जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसको ही दोबारा करने का क्या मतलब बनता है। यानी इससे ये एक चीज क्लियर हो गई कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए हम बेवकूफ नहीं बनना चाहते, अपने वक्त और हालात को देखकर हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए दोनों की सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमने क्या करा, कई देशों से प्रोविजन जो है वो लिए, और इसी को हमने क्या कहा, सोर्स कहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का यूज किस लिए किया गया है। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर मोटे तौर पे जो चीजें थी, जो पेपर का पॉइंट व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो आपको एक तरह से पढ़ा दी गई है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। हमने आर्ट्स ऑप्ट कर लिया, 11th क्लास में आ गए, हमारे पास कई सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, पोल साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि आपको करना क्या है, स्टडी करनी कैसे है। ओके, 3 बच्चे मेरे पास भागते हुए आए, इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि हमें फर्स्ट आना चाहिए, हमें फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कोई और आया हुआ था। मुद्दा क्या था, जरा देखते हैं। ए नाम का जो बच्चा वो कह रहा भैया मैं 1 घंटा पढ़ता था। बी नाम का जो बच्चा वो कह रहा मैं 4 घंटे पढ़ता था। सी नाम का बच्चा कह रहा मैं 8 घंटे पढ़ता था। ओके, अब आप कहोगे ऑब्वियसली सी बात है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो आएगा फर्स्ट। क्या आएगा, फर्स्ट। ऐसा है आपकी भी सोच, लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया, तीनों लड़ रहे थे। अब मैंने उनसे एक चीज पूछा, अच्छा ये बताइए आपने पढ़ाई स्टार्ट कब की, आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की। तो 8 घंटे पढ़ने वाला बच्चा कहता है जी भैया पेपर के हफ्ते भर आने वाले थे, उससे पहले स्टार्ट करा। मैंने 4 घंटे वाले से पूछा जी आप बताइए आपने कब स्टार्ट किया। भैया 1 महीने पहले ही तो स्टार्ट किया पढ़ाई। मैंने फिर 1 घंटे वाले से पूछा अच्छा ये बताइए आपने कब स्टार्ट किया। जी जैसे ही सेशन स्टार्ट हो वैसे ही स्टार्ट कर दिया, मैंने पेपर वगैरह का इंतजार किया ही नहीं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा कि ये जो बच्चा था ये अपने स्टडी को लेकर रेगुलर था। क्या था, रेगुलर था। ओके, और कहीं ना कहीं इसने अपनी स्टडी को क्या दिया है, टाइम दिया है। लेकिन इन बच्चों ने टाइम नहीं दिया है, ना तो इन्होंने रेगुलर दिया है और ना उतना टाइम दिया है जितना इस बच्चे ने दिया है। तो ऑब्वियसली सी बात है हक किसका हुआ, हक हुआ इसका, इसलिए ये फर्स्ट आया था। यहीं पे बात समाप्त हो जाती है। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, इस कहानी से सिर्फ एक चीज आपको समझने को बड़ी अच्छी मिली कि अगर हम स्टडी करते हैं तो रेगुलर हमें करना चाहिए और हमें टाइम देना चाहिए। याद रखिए दुनिया की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना आती हो। यदि आप टाइम देते हो और आप रेगुलर रहते हो तो आपको वो चीज ऑब्वियसली सी बात है आनी ही आनी है। इसके लिए कोई टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ क्या आर्ट्स के अंदर क्या मांगा जा रहा है, आपके सिर्फ मांगा जा रहा है 1 घंटे। ओके, और मैं उम्मीद भी करता हूँ जब जब मैं क्लासेस लूंगा तो आप वो क्लासेस ईमानदारी से पढ़ेंगे, समझेंगे और उस चीज का रिवीजन भी करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पढ़ना कैसे, रेगुलर पढ़ना है और उसको टाइम देना है। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 आवर या उससे ज्यादा भी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज करनी है आपको, ये एक मंत्र जिसे हम लोग कहते हैं बाबा का मंत्र। ओके, रिवीजन प्लस एडिशन,
इसको भी फॉलो करना है आपको। क्या करना है? इसको भी फॉलो करना है। रिवीजन और एडिशन, इसका मतलब क्या होता है? आज जो चीज आपने पढ़ी, ओके, इसको पढ़ने के बाद अगले दिन आप नया कोई टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा इस टॉपिक को क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। तो इस तरह से क्या करोगे आप? पास्ट पढ़ते पढ़ते आप फ्यूचर भी यानी प्रेजेंट भी पढ़ोगे।